नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल नमल जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 12वीं एपिसोड है। बाब 7वां, जिसका नाम है पानी से गाढ़ा, दूसरा हिस्सा और उसका फर्स्ट पार्ट। होप सो कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस नावल को। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ज़ुमर सोच रही है कि उसकी मंगनी टूट जाएगी, और सच में उसकी मंगनी टूट ही जाएगी, क्योंकि हमें पता है, हम लोग पास से निकल आए हैं और मतलब स्टार्टिंग स्टोरी तो हमें पता चल चुकी है। और जब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब भी कभी पास्ट आता है किसी स्टोरी में, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे वे से बताया गया पास्ट को। वो साथ साथ प्रेजेंट भी चल रहा है, साथ साथ पास्ट भी चल रहा है। तो बस हम जो है ना रीडर्स, हमें थोड़ा तहम्मुल से और सब्र से इंतज़ार करना है कि आगे क्या होने वाला है। आई नो बहुत सारे लोग मेरे जो चैनल पर होंगे, बेसब्रे जो होंगे, उनको इंतज़ार होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती और जल्दी से इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कोई भी आदमी पूरा नहीं है, कहीं आंखें कहीं चेहरा नहीं है। दरवाज़ा एकदम खुला। वो चौंकी, सोती नहीं बन सकती थी, मगर फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आने वाली फजीला या नुदरत नहीं थी। उसको ज़ुमर के पास अकेला छोड़ देने का बहुत तहकम से कहती। जवाहरात कारदार ने अंदर कदम रखा। बंद गले के सब्ज गाउन, लंबी सफ़ेद हील, बालों का नफीस सा जूड़ा बनाए, जवान और स्मार्ट सी जवाहरात मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। ज़ुमर इसी बेरुखी और नापसंदीदगी से उसे देखती रही। हेलो ज़ुमर, कैसी हो? एक फ़िलिपिनो मुलाजमा और एक सूट में मलबूस मुलाजिम फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते लिए पीछे आए और सारी मेज़ों को भर दिया। जवाहरात ने आंख से इशारा किया और वो बाहर निकल गए। साथ ही शहरीन कारदार अंदर आई। उसने लंबी कमीज़ पहन रखी थी और कंधे पे लंबी चैन का पर्स था। सुनहरे बॉबकट बालों में हाथ फेरकर उन्हें पीछे करती मसनूही सी मुस्कुराहट लिए वो ज़ुमर के करीब रुकी और जैसे तारुफ करवाया, मैं मिसेज़ हाशिम कारदार हूँ, हम पार्टी में मिले थे। ज़ुमर ने सर के खम से उन दोनों के रस्मी कलमात का जवाब दिया, जैसे वो शदीद कोफत में मुब्तला हो। जवाहरात ने ज़ुमर की तरफ इशारा करते हुए जैसे शहरीन को बताया, ज़ुमर यूसुफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, हाशिम ने यकीनन तुमसे जिक्र किया होगा। शहरीन ने मुंह में कुछ चबाते हुए लापरवाही से शाने अचकाए। जी आई नो, डीए है ये यहाँ की। वो ज़ुमर की तरफ मुड़ी। सो डीए, कैसी हो तुम? उसको जैसे अपने अंदाज़े तखातुब पे खुद ही लुत्फ़ आया था। ज़ुमर ने रखाई से बहुत अच्छी कहकर नज़रों का रुख खिड़की की तरफ फेर लिया। वहाँ दोपहर बादलों से स्याह पड़ती जा रही थी। आप बैठिए मिसेस कारदार, मैं बाहर जाती हूँ, यहाँ बोर हो जाऊँगी। शरीन अपने बालों को फिर से पीछे झटकती बेनियाजी से कहती मुड़कर बाहर निकल गई। जवाहरात बस मुस्कुराकर उसे जाते देखती रही। फिर एक कुर्सी पे टांग रख के बैठी। कूनिया कुर्सी के हथ पे और अंगूठियों वाले हाथ बाहम मिलाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है जो तुम्हारे साथ हुआ। जिसने भी किया वो, उसने तनक कर जवाहरात को देखा। जिसने भी किया, क्या मतलब? फारिस ने किया है ये सब, और अगर आप उसकी वकालत करने आई हैं मेरे सामने तो प्लीज़ अपना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसने क्यों किया। क्या कोई वजह बताई थी उसने? इतनी सादगी पे ज़ुमर ने आंखें सुकेड़ कर मुश्तबा नज़रों से उसे देखा। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको मेरी बात का यकीन है? जवाहरात ने मुस्कुराकर शान ज़रा से झटके। मैं जानती हूँ तुम सच बोल रही हो। और आप ये कैसे जानती हैं? हम दूसरी दफ़ा मिल रहे हैं। वो सरसा घूर कर बोली। अगर ये उससे करीब होने की कोई कोशिश थी तो वो हाशिम की माँ को इसमें कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि मैं इस अजियत को पहचानती हूँ जो गलत समझे जाने वाले सही लोगों के चेहरे पर होती है। सुमर की मशकूक अंदाज में उभरी आंखों में उलझन उभरी। और आप मुझसे दूसरी दफ़ा मुलाकात में मेरा चेहरा कैसे पढ़ सकती हैं? जवाहरात उठी और कदम कदम चलते खिड़की तक गई। बाहर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें ज़मीन पे गिर रही थी। वो चंद लम्हे खिड़की से बाहर देखती रही, फिर मुड़ी तो चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। उसकी जगह अफसोस था। मुझे वाकई दुख है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। काश ये सब ना हुआ होता, क्योंकि इस चीज़ ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रहा। हाशिम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो कह रहा है उसे तुम पे यकीन है। यकीनन ऐसा होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुम्हें नहीं जानती। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो सकता है सच, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जब किसी को दुरुस्त होते हुए नाकाबिले एतबार समझा जाए तो उसकी हालत क्या होती है।
जुमर के तने तासुरात कदरे ढीले पड़े थे मगर लहजे की रखाई बरकरार थी। कम अज़ कम मेरी फीलिंग आप नहीं समझ सकती। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐशो आराम से रहने वाली एक मलका है। आपकी एक सल्तनत है। आपको हम जैसे लोगों और हमारे मसाइल की समझ नहीं आ सकती। जवाहरात तल्खी से मुस्कुराई। उसकी पुश्त पे मौजूद खिड़की के शीशे पे पानी की बूंदें तड़ तड़ गिरने लगी थी। मैं वाकई एक मलका हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं और मेरा शौहर इस शहर के बेहतरीन कपल्स में चौथे नंबर पर शुमार किए जाते हैं। लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ? सुमर ने बुरी तरह चौंक के उसे देखा। लब ओह में सुकड़े। पहली बीवी तो मर गई, इसके बाद कितनी आई? मैंने हिसाब रखना छोड़ दिया। अब याद है तो सिर्फ नफ़रत जो मैं उससे करती हूँ, मगर डरती भी हूँ। मलका बनना भी आसान नहीं होता। सुमर के चेहरे की नागवारी अब खामोशी में बदल गई थी। वो ध्यान से सुन रही थी। हम सब अंदर से चकनाचूर होते हैं। मैं बहुत सी बातें अपने शौहर से कह नहीं सकती। एक दिन आएगा जब मैं कहूँगी, जब मेरे अंदर की शेरनी घराएगी। लेकिन तब तक। उसने बारिश से भीगते शीशे से हाथ उठाया, मुड़ी और कर्ब से मुस्कुराई। तब तक मुझे मसनूही मुस्कुराहटों के साथ खेलते रहना होगा। वो वापस चलती हुई आई, कुर्सी पे बैठी उसी तमकनत और राउनत से, और मोती की एयररिंग पे उंगली फेरने लगी। और दूसरी मुलाकात में तुम्हें ये सब मैं क्यों बता रही थी? ताकि ये समझा सकूं कि अगर तुम आज अपने इंतकाम के लिए खड़ी ना हुई तो कभी नहीं हो सकोगी। और अगर तुम इस सफ़र में अकेली भी रह जाओ, मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगी। सुमर यकटिक उसे देखे जा रही थी। चेहरे की सारी तल्खी, बेरुखी, बेजारी सब गायब था। जवाहरात ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी, उठ खड़ी हुई। मुझे जाना है, एक मीटिंग में, फिर मुलाकात होगी। आप बैठिए ना, वो बेख्तियार बोली तो अपनी आवाज़ में नरमाहट महसूस हुई। जवाहरात ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। किसी का एहतमाद हासिल करने के लिए अपनी ज़ात का एक टुकड़ा तोड़कर उसे दिखाना होता है। मैंने ये कर लिया, मगर तकलीफ़ मुझे भी हुई है, इसलिए अब चलूँगी। नरमी से कहती वो मुड़ गई। आंख का एक कोना भीग गया था। औरंगज़ेब, उसकी गई तजलील, दुख, बेवफाई सब याद आ गया था, मगर बाहर निकलने तक वो खुद को संभाल चुकी थी। वेटिंग रूम में हनीन उसी तरह बैठी थी। बाल पता नहीं कब के ब्रश किए हुए, बददिल, मुरझाई हुई सी। सादी उसके मुकाबिल उदास सा बैठा था। बार बार निगाहें पुप्पो के कमरे की तरफ जाती, राहदारी की तरफ उठती, फिर सर झटककर बुड़बड़ाकर खुद को रोक लेता। दफतन किसी आहट पर उसने सर उठाया। चौखट में शहरीन खड़ी थी। सादी बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। उसने इशारा किया, बाहर बुलाने का इशारा। हनीन अपनी सोच में गुम थी। वो खामोशी से उठकर शहरीन के पीछे आया। वो राहदारी में खड़ी थी, सीने पे बाजू लपेटे। फुर्सत से उसको आते देखती रही। जी कहिए मिसेस कारदार। आई एम सॉरी, मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करना चाहती थी। मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती कर दी थी। शेरू और तुम्हारे बीच मुझे नहीं आना चाहिए था। सादी ने चौंक कर उसे देखा, फिर आंखें चंधिया कर उसकी ज़हनी हालत जांचना चाही। इट्स ओके। वो बगैर उसके तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा था। गुड, यानी कि अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी गाल की हड्डी उठी हुई थी। जब मुस्कुराती तो आंखें छोटी हो जाती। क्या आपको मुझसे कोई काम है? अभी नहीं है, हो सकता है हम मुस्तकबिल में हो। उसने अब्रू अचकाए। आप बेफिक्र रहिए, ना मैंने कुछ सुना था, ना मैं किसी को कुछ बताऊंगा। उसने पिछले साल की उस भूली बसरी बात की जानिब इशारा किया। तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि हाशिम को पता चल गया था। सादी ने चौंक कर उसे देखा। क्या? यही कि मेरा अपने कज़न के साथ अफेयर चल रहा है। और देखो उसने मेरे साथ क्या किया है। उसने कफ्तान शर्ट का खुला आस्तीन ऊपर उठाया। कंधे के करीब बाजू की जिल्द सामने आई। उस पे जामनी स्याह से नील थे, कट भी लगे थे। सादी बिल्कुल साकित सा रह गया। ये मेरे शौहर ने मुझे पीटा था। अब इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। ये पार्टी के बाद की बात है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी कोई डर नहीं रहा कि तुम किसी को कुछ बताओगे। चूँकि मुझे कोई डर नहीं है तो मेरे ख्याल से अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आस्तीन नीचे किया, दोबारा से मुस्कुराई। उसके कंधे को हल्का सा थपका, जैसे हाशिम थपकता था, और मुड़कर कॉरिडोर में आगे चलती गई। सादी जुज़-बुज़ उसको जाते देखता रहा। अजीब सी थी वो, उसने सोचा। सर झटका और आगे चलता आया। कुछ हकीकत तो हुआ करती थी अफसानों में, वो भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में। जुमर के कमरे के करीब सामने नुदरत, फजीला और हमाद के साथ खड़ी थी। वो खामोशी से उनके पास जा खड़ा हुआ। हमाद अखड़ा अखड़ा सा लग रहा था। फजीला
ही सारी बातें कर रही थी और व्हील चेयर पर बैठे बड़े अब्बा बस आस तलब निगाहों से उनको देख रहे थे। पता नहीं अब आगे क्या होगा, पता नहीं अब आगे क्या होगा। फजीला की हर बात में परेशानी और कभी रखाई से एक ही फिक्रा बार बार आता। उनके तासुरात हर शख्स समझ रहा था, उनका भी कसूर नहीं था। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द इसको किडनी डोनर मिल जाएगा और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बड़े अब्बा ने उम्मीद दिलाने की कोशिश की। हमार ने संजीदगी से उन्हें देखा। डोनेटेड किडनी कितना अरसा चलता है? अल्फाज थे कि चाबक बड़े अब्बा के मुंह पे लगे। वो बस उसको देख कर रह गए। फिर आहिस्ता से बोले, ईसाई जब शादी करते हैं तो एक हलफ उठाते हैं कि गरीबी में और अमीरी में, बीमारी और सेहत में हम साथ रहेंगे, हत्ता कि हमें मौत जुदा कर दे। सच शुक्र कि हमारे यहाँ ये हल्फ नहीं उठाया जाता, वरना बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाते। हमाद बेजारी से रुख मोड़कर खड़ा हो गया। फजीला जल्दी से बात बदलने लगी। तभी जवाहरात कारदार बाहर आती दिखाई दी। शादी के तने असाब ढीले पड़े। वो मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया। इस फैमिली को देख के कितनी तसल्ली मिलती थी, जैसे हर मुश्किल में उनके साथ हो। मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी बहुत जल्द सेहत याब हो जाएगी, और अगर ना हो तब भी वो इतनी कीमती है कि उसके साथ पे उसकी ज़िंदगी के साथी को फ़ख्र होगा। साथ ही जवाहरात ने हमाद को देखा। उसका हमाद से तारुफ नहीं था, फिर भी वो समझ गई थी यही है बेचारा मंगेतर। साथ ही उनका तारुफ करवाने लगा। औरंगज़ेब कारदार की बीवी, हाशिम कारदार की माँ। फजीला और हमाद के तासुरात फ़ौरन बदले। बहुत खुश दिली से उनसे मिले। उसके मुलाजिम दूर खड़े थे और फिर उसका रोब, तमकनत से उठी गर्दन, गहरी आंखें और उसकी मुस्कुराहट, वो तो थी भी मलका। सिवाय बड़े अब्बा के उसके आगे पीछे बिछने वालों की कमी ना थी। तुम परेशान मत हो, उसने नरमी से हमाद को मुखातिब किया। वो ठीक हो जाएगी और तुम लोगों की शादी बहुत धूमधाम से होगी। और क्या तुम मुझे ऑफिस तक कंपनी दोगे? सुमर हमारी फैमिली है और उसके फ्योंसी से दोबारा मुलाकात का वक्त जाने मिले या नहीं। साथ ही उम्मीद अफजा निगाहों से शादी को देखा। वो मुस्कुरा दिया। यकीनन अब वो उसको समझाएगी। और जवाहरात तो जवाहरात थी, वो कहे और कोई इनकार करे ऐसा तो नहीं हो सकता था। हमाद बेसाख्त था। जी बिल्कुल श्योर कहने लगा। जवाहरात आगे चलती गई। हमाद फ़ौरन पीछे लपका। फजीला बेगम ने तजब्जुब से उन दोनों को जाते देखा, मगर कुछ कह नहीं सकती थी। बाहर बारिश अब थम चुकी थी। कार के करीब आकर जवाहरात ने मुस्कुराकर ड्राइवर को कहा, ऑफिस से दूसरी गाड़ी मंगवाकर शहरीन को ले जाना और अब अपनी शक्ल गुम करो। और हथेली फैलाई। उस बेचारे ने जल्दी से चाबी उसके हाथ पे रखी और वाकई वहाँ से गुम हो गया। वो हमाद की तरफ मुड़ी। ऑफिस का एड्रेस मैं तुम्हें समझा दूंगी। ऐसी कार ड्राइव करने के मौके को उम्मीद है तुम ज़ाया नहीं करोगे। और घूमकर फ्रंट सीट की तरफ बढ़ गई। हमाद ने चाबी देखी और फिर उस चमकती हुई कार को। आंखें जैसे खैरा हो गई। जवाहरात पिछली नशिस्त के साथ खड़ी होकर उसको देखने लगी। वो जो पहले अपना दरवाज़ा खोलने लगा था रुका, फिर तेज़ी से उधर आया, उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो तमकनत से अंदर बैठी। हमाद ने दरवाज़ा बंद किया और वापस ड्राइविंग सीट तक आया। यहाँ से ले लो सीधा, उसने महज इतना कहा और वो खुद को बहुत पुरएतमाद जाहिर करता ड्राइव करने लगा। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी। जवाहरात सर झुकाए अपने मोबाइल पे फ़ोन बुक खोल रही थी। हमाद मरहूब सा, खामोश सा ड्राइव करता जा रहा था। बेफिक्र रहो, वो ठीक हो जाएगी, उसने कॉन्टैक्ट्स की फहरिस्त आहिस्ता आहिस्ता नीचे करते हुए कहा। हमाद ने बैक व्यू मिरर में देखा और फिर सामने विंड स्क्रीन को। जी, बस वो इतना कह सका। उम्मीद है उसे डोनर किडनी मिल जाएगी। साल डेढ़ तो चल ही जाएगा। बेकार हो गया तो कोई बात नहीं, डायलिसिस पे आ जाएगी। हफ्ते में 2 दफ़ा ही तो करवाना पड़ेगा। इतनी अच्छी लड़की के लिए तो तुम इतनी कुर्बानी दे ही सकते हो। वो ए वाले नंबर से गुजरती बी पे आ गई थी। रहा बच्चों का सवाल, तो वो ज़िंदगी का मकसद तो नहीं होते। ना भी हो सके तो कोई बात नहीं, अडॉप्ट कर लेना। हल्के से शाने अचकाते हुए उसका अंगूठा स्क्रीन को मुसलसल नीचे किए जा रहा था। डी और फिर ई। अभी तक मतलूबा शख्स सामने नहीं आया था। हमाद के चेहरे पे छाया तफक्कुर बढ़ता गया। अलबत्ता वो खामोशी से महज जी करके रह गया। जवाहरात उसे झुमर के लिए कायल कर रही थी या उससे मुतनफिर, वो समझ नहीं पा रहा था। देखो, ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं मिलती। मेरा ख्याल है वो एक अच्छी लॉयर है और तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया जाकर भी अपनी पढ़ाई और जॉब जारी रख सकेगी। ना भी रख सकती तो तुम एक कमाने वाले बहुत हो। नहीं, हमाद की आंखों में मज़ीद तनाव आ गया। उसने सर को इस बात में खम दिया। अब के जी तक नहीं बोला। जवाहरात का स्क्रीन पर चलता अंगूठा एकदम रुका। लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये जे की फहरिस्त थी। जेलानी, रकीब जेलानी। उसने उस नंबर पे एक टेक्स्ट भेजा।
मेरे ऑफिस के बाहर मेरा इंतज़ार करें। और फ़ोन रख के सर उठाकर चमकती निगाहों से हमाद को देखा। यहाँ से उसके सर की पुश्त, कान और आधे चेहरे के तने तासुरात वो देख सकती थी। आगे का क्या इरादा है? कुछ कह नहीं सकता, किस्मत जिस तरफ ले जाए। वह एहतियात से तोल तोल के इतना ही कह सका। ऑफिस के सामने वो उतरे तो जवाहरात तेज़ तेज़ चलती आगे बढ़ गई। हमाद ताबेदारी से उसके पीछे था। मतलूबा फ्लोर पे पहुंचकर भी वो उसके आगे ही चलती जा रही थी। इर्द गिर्द मुअद्दिब होकर रुकते और सलाम करते लोगों को मुस्कुराकर सर के खम से जवाब देती वो आगे बढ़ती गई। यहाँ तक कि एक ऑफिस के सामने आ रुकी। वहाँ एक सूट में मलबूस अधेड़ उमर साहब बार बार कलाई की घड़ी देखते मुतफक्किर से नजर आ रहे थे। जवाहरात को आगे देखकर चेहरे पे चमक आई। आगे बढ़ा। मैम, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। जवाहरात ने मुस्कुराते हुए उनसे हमाद का तारुफ करवाया। ये हमारे अजीज़ हैं हमाद। और हमाद, ये हाशिम की एक कंपनी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। आधा साल यहाँ और आधा वहाँ। बच्चों के पास उधर की नेशनैलिटी भी है, मगर रहते यही हैं। फिर उसी शीरी मुस्कुराहट के साथ जिलानी साहब को देखकर बोली, हमाद एक इंजीनियर है और ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है। आपको इससे मिलकर खुशी होगी। साथ ही कलाई पे बंधी घड़ी देखी। हाशिम मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। वो आगे बढ़ी तो खुश दिली से हमाद से मुसाफा करते हुए जिलानी साहब एक्सक्यूज़ करके 2 कदम जवाहरात के पीछे आए। हमाद वहीं मिले जुले तासुरात में घिरा खड़ा रह गया। खुश होना चाहिए या परेशान वो समझ नहीं पा रहा था। मैं इस लड़के का क्या करूं? मुझे तो वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। जिलानी साहब ने आगे बढ़ते जवाहरात के करीब आकर हल्की सी सरगोशी की। वो मुस्कुराकर उनकी तरफ पलटी। चमकदार आंखों से उन्हें देखा। क्या आपको अपनी बेटी के लिए एक पढ़े लिखे ख़ानदानी और खुश शक्ल गधे की ज़रूरत नहीं थी? जिलानी साहब की आंखें हैरत से फैली। सर खुद ब खुद इस्बात में हिल गया। गुड, तो फिर मैंने उसे ढूंढ लिया। यू आर वेलकम। उसके थैंक्स का इंतज़ार किए बगैर वो मुड़कर आगे बढ़ गई। जिलानी साहब अब के ज़्यादा गर्मजोशी से मुड़े और हमाद के कंधे पे हाथ रखे उसे अपने साथ आगे ले गए। वो हाशिम के ऑफिस में आए तो वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा, कुन्हियाँ मेज़ पे रखे, उंगलियों के पूरों से आंखें मसल रहा था। कोट पीछे टंगा था और शर्ट के कफ मुड़े हुए थे। तुम्हारे और शहरीन के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? आंखों से हाथ हटाकर हाशिम ने चौंक कर उसे देखा। चेहरे पे ताज्जुब उभरा। आपको किसने कहा? शहरीन के मूड ने। वो कूनी पे टिका पर्स बेनियाजी से मेज़ पे रखती उसके सामने बैठी, टांग पे टांग जमाई और गले में पड़ी चेन उंगली पे लपेटती मुस्कुरा के गहरी नज़रों से उसे देखने लगी। हाशिम निगाहें चुरा गया। अगर हुई भी है तो क्या? मैं हमेशा की तरह उसको माफ़ कर दूंगा, और अगर माफ़ ना कर सका तो छोड़ दूंगा। यानी तुम्हें मालूम हो गया कि उसका अपने कज़न से अफेयर था? उसने एकदम बुरी तरह चौंक कर माँ को देखा। क्या आप जानती थी? बिल्कुल। तो फिर मुझे कोई क्यों नहीं बताया? बताने से तुम ना खुश होते और मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। बहरहाल जवाहरात ने बात बदलने के से अंदाज में सर झटका। फारिस के केस का क्या बना? हाशिम बेजारी से कुर्सी पे पीछे को हुआ। खुद भी शहरी नामे को डिस्कस नहीं करना चाहता था। कलम उठाकर उंगलियों में घुमाते हुए बोला, अगर जुमर अपने बयान पे कायम रहे तो केस बहुत मजबूत है। वो रहेगी। फिर आंखों से ग्लास डोर के पार इशारा किया। हाशिम ने उस तरफ देखा। जिलानी साहब हमाद के कंधे पे हाथ रखकर उसे अपने हमरा लिए आहिस्ता आहिस्ता कुछ कैबिन्स की तरफ इशारा करते बताते जा रहे थे। वो काफ़ी आरामदेह लग रहा था। ये कौन है? सुमर का मंगेतर। हाशिम ने एकदम मुक्ताकर माँ को देखा। मम्मी, आप क्या करती फिर रही हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं हर चीज़ संभाल रहा हूँ तो फिर ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्सीलेटर पे पाँव रखा है। ये मंगनी वैसे ही टूट जानी थी। जितनी जल्दी टूटेगी उतना ज़्यादा जुमर अपने बयान पे कायम रहेगी, वरना तुम उसके ख़ानदान को जानते हो, वो उसे बयान बदलने पे मजबूर कर सकते हैं। हाशिम के लिए इतना बहुत था। उसने मोबाइल उठाया और कोट का बटन बंद करते हुए खड़ा हुआ। रात को खाने पे मिलते हैं, कहता हुआ बाहर निकल गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए जिलानी साहब ने उसे देखकर गर्म जोशी से हमाद से तारुफ करवाने की कोशिश की। ये हाशिम, मगर वो एक नज़र भी डाले बगैर सख्त तासुरात के साथ आगे बढ़ता गया। औरंगज़ेब के ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर से खोला। वो अंदर अपनी कैंपेन के लोगों और उस पी कैब वाले कंसल्टेंट के साथ मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। हाशिम ने सख्त निगाहों से सिर्फ एक इशारा किया। वो सब अपनी अपनी चीज़ें उठाए बाहर निकल गए। औरंगज़ेब कदरे तशवीश से उसे देखने लगे। वो मेज़ के सामने आया और बोला, मैं अलीशा के मामले को संभाल लूँगा, लेकिन फिर आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो क्या? वो फारिस की अली बाई है। अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की चुपचाप यहाँ से चली जाए तो फिर वो फारिस के हक़ में बयान नहीं देगी। अलीशा के जाने का मतलब है फारिस जेल से नहीं निकलेगा।
औरंगज़ेब कारदार माथे पे बल लिए उसको सुनते रहे। चंद लम्हे की खामोशी छाई रही। अजीब इत्तेफाक है कि दोनों केसेस में वही लड़की उसकी एलिबाई है। फिर मैं अलीशा को यहाँ से भेज दूंगा, लेकिन आप फारिस को निकलवाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। औरंगज़ेब कारदार ने हल्के से शाने झटके। मुझे उसकी बेगुनाही का यकीन नहीं है। यकीनन उसने अलीशा को कुछ देकर इस गवाही पे मजबूर किया होगा। तो ठीक है, वो चली जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। हाशिम उनको संजीदा नज़रों से देखता मुड़ गया। तेज़ तेज़ चलता बाहर आया। बाकी लोग तो बिखर गए थे। सिर्फ कंसल्टेंट लड़का जो वहाँ खड़ा था फ़ौरन उसकी तरफ लपका। अगर उन खुफिया मीटिंग्स का ताल्लुक उस लड़की से है जो उस दिन आई थी, तो मैं आपको बता सकता हूँ हमें इसे किस तरह हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाता, हाशिम ने झपट कर उसे गर्दन से पकड़ा, दीवार से लगाया और उसकी आंखों में देखकर उंगली उठाए चबा चबा कर बोला, आइंदा मेरे मुखातिब किए बगैर मुझसे बात करने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं पे गाड़ दूंगा, समझ आई? हक्का बक्का से लड़के की गर्दन झटके से छोड़ी, अपने कोट की नादीदा शिकन दुरुस्त की और उसे घूरता हुआ बाहर मुड़ गया। मना किया था उसने अपने बाप को ये सियासत और इस झमेलों में पढ़ने और फिर उस जैसे ताज़ा ग्रेजुएट हुए खुद को माहिर एनालिस्ट समझने वाले लड़के को भारी तनख्वाह पे रखने से, मगर नहीं, उसकी कौन सुनता था इधर। या शायद उसे गुस्सा बहुत आ रहा था आजकल। वो कहीं भी नहीं था। गाड़ी के में बेमकसद ड्राइव करता रहा और फिर रुका तो सामने एक फ्लोरल मार्केट थी। हाशिम उतरा, एक बड़ा सा गुलदस्ता खरीदा, उसे फ्रंट सीट पे रखा और जब दोबारा ड्राइव करने लगा तो आंखों में शदीद कर्ब था। अब के वो उतरा तो सामने कब्रिस्तान था। वो फूल हाथ में पकड़े छोटे छोटे कदम उठाता कब्रों के दरमियान से गुजरने लगा। जरताशा गाजी, वारिस गाजी, ये कब्रें करीब करीब थी। कहीं आसपास जुमर की वालदा की कब्र भी थी और सादी के वालिद की भी, मगर वो सिर्फ जरताशा की कब्र के सामने आ खड़ा हुआ, झुककर बहुत अदब से गुलदस्ता उसके ऊपर रखा, फिर सीधा हुआ, पैंट की जेबों में हाथ डाले, सर झुकाए, जूते से मिट्टी पे पड़ा कोई कंकर मसलते हुए वो कितनी देर खड़ा लब काटता रहा। आई एम सो सॉरी जरताशा, तुम बहुत प्यारी, बहुत मासूम थी। मैं वाकई ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। बहुत से लोगों की खुशियों के लिए किसी एक को कुर्बानी तो देनी पड़ती है। हौले से बुड़बुड़ाते हुए उसने उदास नज़रों से कब्र के कुतबे को देखा। मगर शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर था। तुम फारिस के साथ खुश नहीं थी। तुम्हें एक जन्नत में रहने की आरजू थी। उम्मीद है अब वो पूरी हो गई होगी। ज़्यादा उम्मीद है कि फारिस भी जल्द तुम्हें ज्वाइन कर लेगा। तुम दोनों हमसे ज़्यादा खुश रहोगे। तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। सर इस्पात में हिलाते उसे जैसे तसल्ली हुई। फिर भी वो काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा। बारिश के बाद की गीली हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू और कब्रों का सन्नाटा आसपास खामोशी से तैरता रहा। हमसे हमारे हाल की तफसील पूछिए। हमदर्दियों के नाम पर साजिश बहुत हुई। माहौल में अजीब सा तनाव था। सादी मुस्तरिब और बेबस सा खड़ा सलाखों के पार देख रहा था, जहाँ फारिस नफ़े में सर हिलाता दाएं से बाएं टहल रहा था। उसके चेहरे पे शदीद गुस्सा था, जैसे बस न चलता वो किसी का गला दबा दे। फिर एकदम वो सामने आया, दोनों हाथों से सलाखों को पकड़कर उसी तैश से सादी को देखा। मैंने ना कोई कॉल की थी, ना मैं इस दोहरे कत्ल में मुलव्विस हूँ। अगर तुम्हारी पुप्पो ये बात बार बार कर रही हैं तो इसका मतलब है वो जानती हैं ये सब किसने किया और वो किसी को कवर कर रही हैं। घुंघराले बालों वाली लड़की के चेहरे पे छाई नेदामत में हज़न भर गया। पुप्पो झूठ नहीं बोलती, उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। किस किस्म की गलत फहमी? वो कह रही हैं कि मैंने ये कत्ल किए हैं और तुम कह रहे हो गलत फहमी। उसने गुस्से से सलाख को झटका दिया, मगर वो सलाखें बहुत मजबूत थी। ये झटके उनको तोड़ने के लिए नाकाफ़ी थे। फारिस बेबसी से सलाखों से पुष्ट टिकाए खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब सादी नहीं देख सकता था, वो देखना भी नहीं चाहता था। उसे लग रहा था वहीं अपने मामू का मुजरिम है, क्योंकि वो उसके सामने मुसलसल झुमर की तरफदारी कर रहा था। क्या पता किसी ने पुप्पो को मजबूर किया हो, डराया हो, धमकाया हो, इतना खौफजदा कर दिया हो कि वो ये सब कहने पे मजबूर हो गई हूँ। फारिस ने उसकी तरफ पुष्ट किए इस्तज़ाया सर झटका। मैं नहीं मानता। किस किस्म की खातून है वो? जानता हूँ मैं, उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी से किसी को कवर कर रही हैं। आप फिक्र मत करें, हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। पुप्पो अपना बयान वापस ले लेंगी। मैं और हाशिम भाई आपको। फारिस पुफर कर उसकी तरफ मुड़ा। भाड़ में गया हाशिम, मुझे उसकी किसी बात पे यकीन नहीं, ना उसके किए गए वकील पर, ना उसके किसी वादे पर। वो तो सबसे ज़्यादा खुश होगा मुझे यहाँ देखकर। सादी की आंखों में गहरा दुख उभरा। आप उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? सब कज़न्स के दरमियान रकाबतें झगड़े हो रहे चलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको यहाँ देखकर खुश हो। वहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं।
मैं हाशिम को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो जानबूझकर यहाँ आता है ताकि मुझे यहाँ देखकर फातिहाना मुस्कुरा सके। अगर आज कोई उठकर ये कह दे कि मेरी बीवी और भाई का कत्ल भी हाशिम ने किया था तो मैं मान लूँगा। गुस्से में वो जाने क्या क्या बोले जा रहा था। सादी बेयकीनी और दुख से पीछे हटा। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि वो कुछ कहने के काबिल भी ना रहा था, मगर कहने की नौबत आई भी नहीं, क्योंकि चंद मिनट के लिए उनको छोड़कर बाहर गया हाशिम वापस आ गया था। तुम ठीक कहते हो। आवाज़ पे सुन से खड़े सादी ने चौंक कर सर मोड़ा और गुस्से से तेज तेज बोलते फारिस ने रुक कर उधर देखा। पैंट की जेबों में हाथ डाले ग्रे सूट में मलबूस हाशिम के चेहरे पे संजीदगी थी और गहरा मलाल भी। बिल्कुल ठीक। मैं ही गधा उल्लू का पट्ठा हूँ जो अपने 1000 काम छोड़कर तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। मेरी माँ कभी डीए के पास जाती है और कभी उसके मंगेतर के पास कि किसी तरह उसका ये रिश्ता बच जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून होकर अपनी महरूमियों का बदला तुमसे ना ले। अपनी बीवी अपनी बच्ची उनको कितने दिन से नज़रअंदाज करके मैं इधर तुम्हारे लिए ख्वार हो रहा हूँ और तुम्हें यह लगता है कि मैं यहाँ मज़ा लेने आता हूँ। जेबों में हाथ डाले कदम कदम चलता वो सलाखों के करीब आया। फारिस अभी तक उन्हीं संजीदा मशकूक नज़रों से उसे देख रहा था। सादी ने परेशानी से हाशिम को देखा। वो बहुत हर्ट लग रहा था। मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। सब याद है मुझे किस तरह मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बहकाते थे। फारिस जवाबन घर आया। जैसा कि मैंने कहा, मैं ही बेवकूफ़ था जो इतने दिन से तुम्हारे लिए कोशिशें कर रहा था। हालांकि मेरा बाप, जिसका तुमसे रिश्ता मुझसे ज़्यादा है, तुम पे लानत भेजकर अपनी कैंपेन पे मसरूफ़ है। इसलिए यू नो व्हाट फारिस, तुम्हारी ये ब्लेम गेम देखकर मुझे भी यकीन होने लगा है कि तुम ही इस दोहे कत्ल के पीछे हो। मेरी तरफ से तुम सड़ो इस जेल में। मैं जा रहा हूँ। दुख और बरहमी भली आंखों से उसको देखता वो पलटा और तेज तेज बाहर निकल गया। सादी तेजी से सलाखों के करीब आया। आप क्यों अपने गुस्से पे बेकाबू हो जाते हैं? वो हाशिम भाई हैं, आपको पता है वो कितने दिन से यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं हमारे साथ। आपके वकील की फीस, तमाम अखराजात, पुलिस ऑफिसर से सिफारिशें, हर चीज़ वही कर रहे हैं और आप फिर भी उन्हीं को इल्ज़ाम दे रहे हैं। माय गॉड, वो बेहद यकीन था और जैसे हाशिम से ज़्यादा हर्ट हुआ था। फारिस ने गुस्से से सर झटका। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी पे एतबार नहीं है। आपने कहा कि वो इस कत्ल में मुलव्विस है, आपने उन पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मेरा ये मतलब नहीं था। जाहिर है वो इसमें मुलव्विस नहीं है, उसका मेरे भाई या बीवी से क्या लेना देना, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो मेरे साथ मुखलिस है। वो हाशिम कारदार है। अगर वो चाहता तो मैं 2 मिनट में बाहर होता। मैं बाहर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उसने चाहा ही नहीं। सादी ने अफसोस से उसे देखते हुए सर नफ़ी में हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे इर्द गिर्द के इतने सही लोग इतनी गलत बातों पे क्यों अड़ चुके हैं। और गिला अमेज़ नज़रों से उसे देखता हाशिम के पीछे बाहर को लपका। वो पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी कार के साथ खड़ा था, जेबों में हाथ डाले दूर उफ़क़ को देखते हुए। उसकी आंखों में कोई सोच थी, अज़ियत भी थी, लब भिंचे हुए थे। सादी को बेपनाह शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो जल्दी से उसके करीब आया। मैं आपसे माजरत करता हूँ मामू की तरफ से। वो गुस्से में कह गए जो भी कहा, लेकिन ऑफ कोर्स उनका ये मतलब नहीं था। हाशिम ने उन्हीं नज़रों से सादी का चेहरा देखा। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई आदमी अपने भाई को कत्ल कैसे कर सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि फारिस ने ये नहीं किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये भी नहीं सोच सकता कि कोई आदमी अपने भाइयों जैसे कज़न पे ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। मगर रुको, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं फारिस के साथ मुखलिस नहीं हूँ या इस सब में मेरा हाथ हो सकता है? सादी ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। ऑफ कोर्स नहीं, उन्होंने खुद अभी कहा कि उनका ये मतलब नहीं था। वो गुस्से में कह गए। प्लीज़ आप दिल पे मत लें। फिर फिक्रमंदी से मुतज़ब्ज़िब सा बोला, हमें आप आज लॉयर के पास भी जाना था। हाशिम भाई आप वहाँ जा रहे हैं ना? उसके दिल को धड़का लग गया था। हाशिम के चेहरे पे ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी। अगर तुम्हें लगता है कि फ़ारिस की बातों की वजह से मैं उसके लिए बेहतरीन वकील नहीं करूँगा या वकील को फ़ीस देना या उसकी सिफारिशें करना बंद कर दूँगा तो तुम हाशिम कारदार को नहीं जानते। ऑफ कोर्स हम अभी वकील के पास जाएंगे, हम बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और जिस दिन मैं फ़ारिस बाहर होगा, डोंट वरी। थकान से कहते हुए उसका शाना थपका। आप खुद भी तो ये केस लड़ सकते हैं। फ़ारिस और मेरा एक रिश्ता भी है जो इतना अच्छा नहीं है। मैं पैसे बचाने को उसके लिए शहर का बेहतरीन वकील ना करूं तो ये मेरे नज़दीक गलत है। मेरे साथ वो कभी भी आरामदेह होकर बात नहीं करेगा, अपने वकील से कर लेगा। मैं लोगों के बगैर किसी सिले की उम्मीद लिए फेवर्स करता रहता हूँ। दुख सिर्फ इस बात का है कि जिस कज़न के लिए मैं अपनी बीवी को भी टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से वो मुझसे लड़ भी पड़ी, उस कज़न ने मुझे यूं कटहरे में ला खड़ा किया।
सर झटकते हुए चाबी निकालता वो कार का ड्राइविंग डोर खोल रहा था। सादी ने एकदम चौंक के उसे देखा। निगाहों के सामने अस्पताल का मंजर घूमा। बाजू से आस्तीन ऊपर करके अपने जख्म दिखाती शहरीन, उसकी आंखों का कर्ब और उसके राज खुल जाने के बाद की बहादुरी। वो झूठ नहीं बोल रही थी, उनकी वाकई लड़ाई हुई थी, मगर फारिस की वजह से नहीं। तो फिर वो एकदम हाशिम को देखने लगा। वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा था। चलो, हाशिम ने उसे बैठने का इशारा किया। ख्याल की धुंध हटी तो हाशिम के चेहरे का मलाल नजर आया। वो अभी तक फारिस की बातों पे अफसुर्दा था। सादी ज़ेन से तमाम सोचों को झटक कर घूम कर फ्रंट सीट की तरफ आया। वो भी पता नहीं क्या सोचने लगा था। वो कांटा है जो चुभ कर टूट जाए, मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है। हनीन बड़े अब्बा की व्हील चेयर घसीटती अस्पताल की राहदारी में आगे ला रही थी। वो अफसुर्दा से गर्दन एक जानिब झुकाए बैठे थे। जुमर को समझाया, मिन्नत की, मान जताया, मगर वो हमेशा की तरह हर धर्म अपनी बात पर अड़ चुकी थी। चूँकि उसने कह दिया कि वो फारिस था, तो अब क़यामत तक वो फारिस ही था जिसने उसे कॉल की थी। वो 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार ना थी। चूँकि मैडम रिमशा उससे मिलने आई थी, इसलिए उन्होंने हनीन से कहा कि वो उन्हें बाहर ले जाए, और अब वो दोनों बाहर जा रहे थे। हनीन भी खामोश थी और बड़े अब्बा भी। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, बड़े अब्बा, क्या कभी चीज़ें ठीक होंगी? उन्होंने गर्दन उठाए बगैर कहा, शायद। वो व्हील चेयर धकेलती आगे निकलती गई। राहदारी में बेंच पे सर हाथों में गिराए सादी ने पहियों की आवाज़ सुनी, मगर चेहरा नहीं उठाया। वो पहले से भी ज़्यादा अपसेट था। नुदरत उसको पुरुमीद नज़रों से देखती थी कि वही पुप्पो को समझाए। फारिस का रवैया, हाशिम की तमाम कोशिशें, कुछ भी उनके हक में जाता नज़र नहीं आ रहा था। जुमर के बारहा अपने बयान पे डटे रहने के बाद नुदरत अस्पताल नहीं आई थी। बहाना सारा का था, भाई मरा है, भाभी अकेली है, उसकी बच्चियाँ, उनका ख्याल। वो जानता था कि वो फारिस की वजह से पुप्पो से खिंच सी गई हैं, मगर अपनी जगह वो भी ठीक थी। शायद अपनी जगह जुमर भी ठीक थी, मगर ठीक तो वो भी था। सिर्फ हालात गलत थे। वो उसी तरह सर झुकाए बैठा रहा, यहाँ तक कि मैडम रिमशा बाहर निकली, उसके करीब आकर रुकी। किसी एहसास के तहत सादी ने सर उठाया, फिर सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराकर खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अदब से सर को खम देकर सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। बहुत अफसोस हुआ जुमर का, अल्लाह उसको सेहत दे। सादी ने अफसुर्दगी से हाँ में गर्दन हिलाई। पढ़ाई कैसी जा रही है? कितने साल रह गए हैं? बस 2। और कितने दिन की छुट्टी पे आए हो? वो साथ ही बेंच पे बैठ गई। सादी दूसरे किनारे पे अलर्ट सा टिक गया। उस बेंच की 3 ही नशिस्तें थी, अब दरमियान की खाली थी। बस 2 हफ्ते रह गए हैं, फिर वापस जाना है। आपके मामू का भी अभी सुना, बहुत अफसोस हुआ बेटा। वो शाइस्तगी और लिहाज से ताज़ियत कर रही थी। सादी सुनता गया, चंद एक तफसीलात बताई, किस तरह हुआ, क्या हुआ, और फिर ना चाहते हुए भी गुफ्तगू का रुख फारिस की तरफ मुड़ गया। क्या आप जुमर को समझा नहीं सकती कि वो मामू के खिलाफ दिया गया बयान वापस ले लें? वो आपकी बहुत मानती है। थोड़ी देर बाद सादी ने कदरे उम्मीदों लजाजत से आगे होकर कहा। मैडम रिमशा खामोश नज़रों से उसे देखती रही, फिर हल्का सा गला खनखार कर अब्रू अचकाए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स को उसकी अटल राय से मोड़ना आसान होता है। सादी बददिल होकर पीछे हो गया। मैडम की तरफ किया गया रुख भी सामने को मोड़ लिया। अब वो घुटनों पे कोहनियाँ रख के सर हाथों पे गिराए उनसे लाताल्लुक हो गया था। मैडम रिमशा गहरी नज़रों से उसके हाथों में आधे छुपे चेहरे के उतार चढ़ाव देखती रही, फिर खुद भी सीधी होकर बैठ गई। गोद में रखा पर्स बेंच की खाली नशिस्त पे रखा और सामने दीवार को देखते हुए आहिस्ता से बोली, मेरा बड़ा भाई एरोनॉटिकल इंजीनियर है। हम 3 साल से एक दूसरे से नहीं मिले, बात भी नहीं की। ना वो हमारे बच्चों की शादी पर आया, ना हम उसकी पे गए। मेरी फ़र्स्ट कज़न मेरी बचपन की दोस्त थी, एनाकोलॉजिस्ट है, इसी शहर में रहती है। हमने 7 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। कोई फौतगी हुई तो चले गए, जिंदों के लिए नहीं गए। मेरी सबसे छोटी बहन और मेरे दूसरे नंबर के भाई की आपस में पिछले 5.5 साल से नाराज़गी है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं है। मेरी अम्मी इस सारी सूरत हाल से बहुत खौफजदा रहती हैं। सामने दीवार को देखते हुए हल्के हल्के से कहती जा रही थी। सादी उसी तरह सर हाथों में लिए बेध्यानी से सुनता गया। उससे लगा शायद वो खुद से बोल रही हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ के मरने पे सारे बहन भाई आ जाएंगे, मिल भी लेंगे, क्योंकि नाराज़ रिश्तों को अमूमन किसी के मरने का इंतज़ार होता है। मगर क्या तुम जानते हो कि ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारी नाराज़गियाँ शुरू कैसे हुई थी? सादी ने हाथ गिराया, चेहरा उठाया, ज़रा मोड़कर आंखों में उकताहट भरी परेशानी लिए मैडम को देखा। हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सामने दीवार को देखते कहती गई,
ये सब तब शुरू हुआ जब हर एक फरीक ने अपनी सही या गलत बात के लिए दलीलें पेश करना शुरू की। जब दूसरे की बात बहस के लिए सुनी गई, मामले को हल करने के लिए नहीं। तोप कोई नहीं चलाता, पत्थर कोई नहीं मारता, बातें, सिर्फ बातें ही घरों में दरारें डालती हैं, उनको तोड़ती हैं, रिश्ते काटती हैं, सिर्फ बातें। सादी फिर से सामने देखने लगा। मैं समझ रहा हूँ अगर आपका इशारा मेरी पुप्पो से की गई बदतमीज़ी या बहस की तरफ है तो प्लीज़ मुझे क्लियर करने दें। यह किसी की ज़िंदगी और मौत का मामला है। मैं सिर्फ, मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी, बहुत काबिल, आम सी शक्ल की थी, मगर उसकी शख्सियत में कोई ऐसी कशिश थी, ऐसा रौब था कि आसपास सब मरूब हो जाते। वो उसकी बात सुने बगैर सामने देखते हुए गोया खुद कलामी के अंदाज में कहती जा रही थी। सादी को अब बेजारी होने लगी। मैं उसके पास एक केस के सिलसिले में गई थी। वो वकील थी, बहुत अच्छी, बहुत काबिल। उसने मेरा मसला भी हल कर दिया और तब से किसी भी कानूनी मशावरत के लिए मैं उसी के पास जाती हूँ। बहुत भारी फीस लेती है, एक पाई नहीं छोड़ती, मगर अच्छी लड़की है। अपने मसलों के लिए कभी मेरे पास नहीं आई, सिवाय एक दफ़ा के, जब उसके भतीजे को स्कॉलरशिप चाहिए था। बेध्यानी से सुनते सादी ने एकदम चौंक कर गर्दन मोड़ी। इल्तिजाम से आंखें सुकेड़ कर मैडम को देखा। वो बदस्तूर सामने दीवार को देखती कहे जा रही थी, उसके भतीजे को स्कॉलरशिप नहीं मिल सका। ना वो इतना लायक था, ना इतना गरीब कि वो हमारे मेयार पे पूरा उतरता। मगर वो समझी कि उसका नाम उन 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि ये फहरिस्त मैंने कमीशन लेकर तैयार किया। वो मेरे पास आई एक लंबी तकरीर की कि किस किस तरह वो मुझे बर्बाद कर सकती है, बदनाम कर सकती है और हर कीमत पर इस बात को यकीनी बना सकती है कि उसका भतीजा वो स्कॉलरशिप जीते। मैं हर बात तहम्मुल से सुनती गई। आखिर में मैंने उसे बताया वही जो सच था कि ये स्कॉलरशिप उसके भतीजे को कभी नहीं मिलेगी। सादी यूसुफ बिल्कुल मुतहर सा सुनता जा रहा था। उसे अपने सांस लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो सुनती गई और उसके चेहरे का रंग नुचड़ता गया, ऐसे जैसे किसी सांप ने काट लिया। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका भतीजा किसी से कम हो सकता है। बहुत देर लगी उसको अपनी अटल राय से हटने में। चाहे वो गलत थी, मगर वो किसी की मोहब्बत में ही गलत थी। किसी की मोहब्बत में गलती करना पता नहीं गलत होता है या नहीं। और फिर ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी उस दोस्त ने मुझसे एक फेवर मांगा। मैं झूठ नहीं बोलती, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए मैंने झूठ बोल दिया उसी लड़के से। वो मेरे पास आया तो मैंने कहा उसे किसी दिल के अमीर आदमी ने स्कॉलरशिप के लिए स्पॉन्सर कर दिया है। शायद ये झूठ भी नहीं था, मगर उसकी पुप्पो मुझे पाबंद कर चुकी थी कि मैं उसे नहीं बताऊंगी कि वहीं उसकी फ़ीस दे रही है। बस एक बात पे मुझे हैरत हुई। वो बोलती जा रही थी और सादी सांस रोक के उनको देख रहा था। सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी, बस बातें रह गई थी जो वो सुन रहा था और जो वो उस दिन जुमर से कर आया था। यही कि वो इतनी अमीर नहीं है, फिर इतनी भारी फीस कैसे अदा करेगी। मेरे इसरार पे उसने बताया कि उसके पास एक प्लॉट है जो उसके वालिद ने उसके नाम कर रखा है। उसकी शादी, उसके फ्यूचर की सारी सिक्योरिटी उस प्लॉट के ऊपर है। उसने कहा वो उस प्लॉट को बेच देगी। नेचुरल सी बात है, मैंने उसे मना किया कि अगर एक लड़का अपनी जहानत या मेहनत के बलबूते पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता तो क्या ज़रूरी है कि उसके पीछे अपनी आरामदेह ज़िंदगी की सिक्योरिटी को दाव पे लगा दो। तब उसने मुझे एक बात कही, सारी ज़िंदगी तो नहीं मगर चंद साल तो मैं ज़रूर याद रखूँगी। उसने कहा मेरे ख़ानदान की सिक्योरिटी वो पैसा नहीं है, हमारी सिक्योरिटी हमारे ख़ानदान का वो पहला बच्चा है जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। अब जब वो भागने के करीब आया है तो मुझे उसके लिए रास्ता तो बनाने दें। और फिर उसने वो प्लॉट बेच दिया। अब वो मुसलसल मेरे पास रकम जमा करवाती है। मैं उस रकम को एक स्कॉलरशिप डोनेशन फंड के तौर पर उस लड़के की फ़ीस के लिए उसके हवाले कर देती हूँ। ज़रा सा झूठ और किसी की ज़िंदगी बन गई। बुरा सौदा नहीं था, मगर कुर्बानी थी, क्योंकि मोहब्बत एक बहुत सादा और एक बहुत पेचीदा शय है। शादी का रंग ऐसे सफ़ेद हो रहा था जैसे सांस तक निकल चुकी हो। वो बिना पलक झपके बस उनको देख रहा था, शॉक्ड, हैरत ज़दा, मुताज्जिब। क्या ये सच है? क्या पुप्पो ने? उसके अल्फाज हलक में ही टूट गए। मैडम रिमशा ने चौंक कर उसे देखा और हैरत से पूछते हुए अपना पर्स उठाते हुए खड़ी हुई। क्या? मैंने तो पिछले 5 मिनट में तुमसे कोई बात नहीं की। मैं तो कुछ सोच रही थी, शायद मैं ऊंचा सोचने लग गई हूँ। बूढ़े होने वाले लोगों को ये मसला होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी दिमागी मर्ज की वजह से किसी इंसान को कॉन्फिडेंशली तोड़ने पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। और ये ऊंचा बोलना एक दिमागी मर्ज ही तो है। मोबाइल पर्स में डालते हुए सर नफ़ी में लाते जैसे अपनी सनकीपन का अफसोस करते हुए उन्होंने उसको मुस्कुराकर खुदा हाफिज़ कहा और आगे बढ़ गए। वो आहिस्ता से उठा
और छोटे छोटे कदम उठाता कॉरिडोर में आगे बढ़ता गया। सफ़ेद चेहरा, खाली वीरान आंखें लिए वो चलता रहा, यहाँ तक कि अस्पताल के दरवाजे आ गए। बाहर लॉन में रविश पे बड़े अब्बा की व्हील चेयर धकेलती हनीन ने चौंक कर उसे यूं ढीला ढाला सा चलते हुए देखा और फिर रुक कर देखती रही, यहाँ तक कि वो मुखालिफ सिम चलता दूर होता गया। कोई मोड़ आया और वो नज़रों से ओझल था। हनीन के चेहरे पे फिक्रमंदी धर आई। वो व्हील चेयर को मोड़कर उसी सिमत ले गई, साथ में बेध्यानी से बड़े अब्बा को सुन भी रही थी। औरंगजेब कारदार को फारिस के ऊपर से हाथ यूं खींचना नहीं चाहिए, उनको एक दफ़ा हमसे बात करनी चाहिए थी। वो जुमर पुप्पो के इलाज का सारा खर्चा उठा रहे हैं, यही बहुत है। वो मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखती रही। व्हील चेयर आगे ला रही थी, यानी वो फारिस को कसूरवार समझते हैं तभी मदावा कर रहे हैं। बड़े अब्बा अफसोस से सर हिलाते कह रहे थे। हनी ने तवज्जो नहीं थी, वो आगे बढ़ती रही। यहाँ दरख्त थे, बेलों की बाढ़ थी और कोने में वाटर कूलर लगा था, सब्जे में ठंडा मीठा पानी। हनीन के कदम रुके नहीं, आहिस्ता हो गया। आंखों में शदीद सदमा सा उतरा। कूलर के दाएं तरफ दरख्त था, दरमियान में थोड़ी सी जगह थी, वहाँ सुकड़ कर रुख दीवार की तरफ किए साजी दो जानों बैठा था, सर घुटनों पर रखे। वो आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था, साथ ही बार बार शर्ट के आस्तीन से आंसू साफ करता, फिर से चेहरा झुकाए रोने लग जाता। हनीन के दिल पे किसी ने पैर रख दिया। वो रुकना चाहती थी, मगर बड़े अब्बा के उसे यूं रोते देखने का खौफ था, या शादी के खुद को यूं देखे जाने पे शर्मिंदगी का डर। वो बोझल कदमों से आगे बढ़ती गई। बड़े अब्बा गर्दन गिराए, अफसुर्दा से अपनी कहते गए। हनीन की ऐनक के पीछे आंखें गुलाबी पड़ती गई। वो रो रहा है, भाई रो रहा है, मगर क्यों? क्या पुप्पो ठीक हो जाएंगी बड़े अब्बा? उसने खुद को कहते सुना। भाई उनकी बीमारी पे बहुत अपसेट है। व्हील चेयर धकेलती अब कूलर को पीछे छोड़कर वो दूर जा रही थी, साथ ही आवाज़ भी मध्यम पड़ती गई। बड़े अब्बा ने जवाब में क्या कहा, दरख्तों तक आवाज़ नहीं पहुंची। वो दूर होते गए। सादी अकेला बैठा बदस्तूर रो रहा था। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वो शाम सादी के दिल की सारी सोगवारियत अपने अंदर समोए उतरी थी। वो सारा के घर के किचन में रखी कुर्सी पे बैठा खामोश था। नुदरत मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती सामने खाना रख रही थी। सुमर को ख्याल करना चाहिए था। जब जरताशा के वालिद और वारिस की बीवी फारिस को बेगुनाह समझते हैं तो वो क्यों ऐसा कर रही है? सादी सर झुकाए संजीदगी से खाली प्लेट को देखता रहा। नुदरत ने उसकी प्लेट में सालन डाला, रोटी निकाल कर दी। खाओ बेटा। उसने बेदिली से रोटी ली, लुकमा तोड़ा, फिर नज़रें उठाकर माँ को देखा। वो पुरुउम्मीद सी परेशान सी उसको देख रही थी। तुम फूफो से बात करो ना, वो अपना बयान वापस लें। फिर ठटकी, गौर से उसके चेहरे को देखा। तुम्हें क्या हुआ है? आंखें सुर्ख पड़ रही हैं। कुछ नहीं, फ्लू है, वो गीली आवाज़ में कहकर सर झटकता प्लेट पे झुक गया। मैं जोशांदा बना दूंगी, इसके बाद पी लेना, ठीक हो जाएगा। काश दिल की बीमारियों का भी कोई तरियाक होता, घोल कर पी लूँ और सब खुशबाश हो जाए। उसने तल्खी से सोचा था। क्या तुमने दोबारा पुप्पो से बात की? नहीं, कोशिश तो करो। फारिस मेरा भाई है, सादी मुझे उसकी फ़िक्र है। सुमर मेरी पुप्पो है और मुझे उनकी फ़िक्र है। उसका इलाज हो रहा है, वो इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब। सादी ने बददिली से प्लेट परें कर दी। उनके इलाज पे जो खर्चा हो रहा है वो औरंगज़ेब कारदार उठा रहे हैं, है ना? नुदरत तल्खी से देखकर वो एकदम पूछने लगा। वो ठहर कर उसे देखने लगी। हाँ, बड़े अब्बा चाहकर भी इनकार नहीं कर सके। कैसे करते? उनका सब तो जुमर के जहेज़ और जेवर पे खर्च हो गया। और वो प्लॉट पुप्पो के पास था ना एक प्लॉट, वो कहाँ गया? शादी का खर्चा तो बड़े अब्बा ने मेन मार्केट में अपने नाम की वाहिद दुकान बेचकर उठाया था, ये भी मुझे पता न चलता अगर आप ना बताती। हाँ, वो ज़हीम भाई को बेची थी, इसलिए मुझे पता चल गया। प्लॉट तो जुमर ने पहले ही बेच दिया था। वो अपनी प्लेट में सालन डाल रही थी। किसी मुकदमे वगैरह के लिए उसे रकम की ज़रूरत थी तो बेच दिया। बड़े अब्बा ने एक दफ़ा मेरे पूछने पे बताया था। सादी ने कर्ब से आंखें बंद कर ली, फिर एकदम उठ खड़ा हुआ। नुदरत का रोका कि खाना तो खा लें, मगर वो लाउंज में आ गया। वहाँ बड़े सोफे के किनारे सारा बैठी थी, पैर ऊपर किए, भूरे रंग का दुपट्टा सर पे लपेटे। वो हथेली पे चेहरा जमाए दीवार को देख रही थी, या शायद उसके पार उसे आते देखकर चेहरा सीधा किया। उदास सा मुस्कुराई। कैसी हैं आप? वो मुस्कुरा भी ना सका, बस सामने खड़ा हो गया, सर झुकाए बेकसूर मुजरिम। बेहतर हो, तुम ठीक हो? उसने इस बात में सर हिलाया। चल हमें खामोशी से सिरक गए। फारिस कैसा? उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? उनको मामू के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, मगर हम सब जानते हैं ये सब गलत है। आप भी ऐसा ही समझती हैं ना? ज़रा देर को वो डरा हुआ हो लगा। मुझे नहीं पता सादी, तुम सब कहते हो तो ऐसा ही होगा। फारिस और कत्ल? उसने सर झटक कर झरझरी ली। सादी की अटकी सांस बहाल हुई, फीका सा मुस्कुराया।
हम असली कातिलों को ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे खाला। और सारा के चेहरे की अजियत बढ़ गई। इससे क्या होगा? वारिस वापस नहीं आएगा। आज फिर सादी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। वो खामोशी से बाहर निकल गया। लॉन में क्यारी के साथ अमल बैठी घास में उंगलियां चलाती कुछ लिख रही थी। नादीदा अल्फाज, अनकही बातें। सादी कदम कदम चलता उस तक आया। जॉगर्स अमल के हाथों के करीब हुए तो उसने सर उठाया। आंखें मुस्कुराहट से फैली। सादी भाई, क्या तुम बाबा के लिए दुआ करती हो? हर दफ़ा की तरह आज फिर पूछा। अमल ने झट इस बात में सर हिलाया। रोज़ करती हूँ। गुड। वो मुस्कुराकर पलट गया। गैराज की तरफ जाते हुए उसके दिल से भी दुआ निकली, मग़फ़िरत की, जन्नत मिलने और जहन्नुम से आज़ादी की। एकदम वो रुक गया। अमल को क्या पता जन्नत और जहन्नुम का, माफ़ी और बख्शिश का। वो उल्टे कदमों वापस आया, उसके मुकाबिल पंजों के बल बैठा। आंखें सिकुड़ कर उसका चेहरा देखा। तुम क्या दुआ करती हो अमल? बाबा के लिए? वो जो घास पे फिर से लिख रही थी नज़र उठाकर सादगी से उसे देखने लगी। यही कि बाबा वापस आ जाएं? रुक कर पूछा। वो वापस आ जाएंगे ना सादी भाई? सादी शल सा उसे देखे गया। हेयर बैंड में जकड़े बालों वाली अमल उम्मीद से उसे देख रही थी। उसने खुद को कहते सुना, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। तुम दुआ किया करो वो जहाँ रहें खुश रहें। अमल चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, फिर चेहरा राजदारी से करीब किया। अगर मैं बाबा की कब्र खोदूं तो क्या वो नीचे होंगे? हिचकिचाते हुए बोली। हाँ, मगर उनकी जो रूह थी वो ऊपर चली गई है, आसमानों में। मगर वो कब्र में भी हैं। वो सोच सोच कर अल्फाज चुन रहा था। अमल के अब्रू अचंभे से इकट्ठे हुए। बाबा दो हो गए हैं? उसने 2 उंगलियों की वी बनाकर हैरत से पूछा। सादा सवाल के पेचीदा जवाब। वो उठ खड़ा हुआ, दुआ की, फिर से ताकीद की और गैराज की जानिब बढ़ गया। एक कत्ल कितने ख़ानदान तबाह कर देता है, कितनी ज़िंदगियाँ उजाड़ देता है। एक कत्ल सब बदल देता है। हम भी किन जंगलों में बसते हैं, बंद जिनमें तमाम रस्ते हैं। हॉस्पिटल में वही बासी फूलों की महक रची बसी थी। जुमर तकियों के सहारे कदरे टेक लगाकर लेटी थी, कैचर बाल में ऊपर बंधे और चेहरे पे संजीदगी छाई थी। खामोश नज़रों से कभी सामने व्हील चेयर पे मौजूद अब्बा को देखती और कभी साथ कुर्सी पे आगे को होकर बैठे हाशिम को, जो एक फ़ाइल खोले कह रहा था, ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है। आपके किडनी ट्रांसप्लांट और इसके बाद के भी तमाम मेडिकल बिल्स औरंगज़ेब कारदार उठाएंगे। और अगर कल को फारिस काजी बेगुनाह साबित हो जाता है तब भी कोई इस अमल को रिवर्स नहीं कर सकता। चेक करो दूसरे कागजात ऊपर नीचे करके। मोटी मोटी बात समझाते हुए उसने सर उठाया। बाल जल से पीछे किए, ग्रे कोट, कफलिंग्स, टाइप इन, आंखों की संजीदगी। वो हमेशा की तरह अच्छे से तैयार था। ऑफ कोर्स उनको मेरे मेडिकल बिल्स पे करने चाहिए। उनके भांजे ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। सुमर का अंदाज खुश्क था। हाशिम ने गहरी सांस लेकर सर हिलाया। और जवाब में आप औरंगज़ेब कारदार के बारे में किसी किस्म का मनफी बयान नहीं देंगी? अदालत में? प्रेस में? बड़े अब्बा नापसंदीदगी से गर्दन मोड़कर हाशिम को बात करते देखते रहे। शोर मगर। जुमर ने आंखों की पुतलियां से गिरकर तीखी नज़रों से हाशिम को देखा। क्या इस कागज़ पे ये लिखा है कि ये मदावा कारदार साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके भांजे ने मुझे नुकसान पहुंचाया है? बिल्कुल। उसने उठकर फाइल और पेन जुमर के सामने रखा। वो जर्द कागज़ उठाकर बारीक बीनी से एक एक शक पढ़ने लगी, फिर कलम खोला, दस्तखत किए और वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे सपाट रूखी अंदाज में बोली, मुझे कारदार साहब से कोई गिला नहीं, लेकिन अगर आपने कभी ये मुआहिदा तोड़ा और मेरा कोई मेडिकल बिल पे ना हुआ तो मैं भी इन तमाम शकों को रद्दी में डाल दूंगी। श्योर मैडम प्रोसिक्यूटर। वो बहुत तहम्मुल से कागज़ वापस फाइल में लगाते हुए बैठा, टांग पे टांग चढ़ाई। बड़े अब्बा ने नापसंदीदगी से उसे देखा। ये मदावे से ज़्यादा खुद को फारिस पे लगे इल्ज़ामात की गर्ज से बचाने का मुआहिदा लग रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी रखाई से कहते हुए उसने ब्रीफ केस उठाया, खोला, कागज़ उसमें डाले। बड़े अब्बा ने कड़वाहट से रुख फेर लिया। हाशिम उनको वैसे भी नहीं देख रहा था। मैं चलता हूँ। ब्रीफकेस बंद करके वो उठा, एक रस्मी मुस्कुराहट से जुमर को देखकर सर को खम दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही बड़े अब्बा ने संजीदगी से जुमर को देखा। हमें उनके पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे थी। बाकी आपका बैंक बैलेंस कितना रह गया मैं जानती हूँ। वो ज़्यादा कड़वी हो रही थी। अगर मैं मजबूर ना हुआ होता तो मैं ये मदावा कबूल ना करता। ये उनका फ़र्ज़ था। उनके भांजे ने जो मेरे साथ किया, इसके बाद उसके ख़ानदान को इससे भी ज़्यादा करना चाहिए। जुमर, वो जैसे थक कर बोले, तुम एक दफ़ा फारिस की बात सुन लो। उसकी जो आखिरी बात सुनी थी वही काफ़ी है मेरे लिए। ताउमर। मौजू ख़त्म। अब्बा,
दोनों हाथ उठाकर गोया हतमी फैसला सुना दिया। वो गर्दन झुकाकर खामोश हो रहे। फिर जब हनीन आई तो उनकी व्हील चेयर बाहर ले आई। निकलते वक्त उसने गर्दन मोड़कर झुमर को देखा। वो तकियों के सहारे नेम दराज चेहरा मोड़कर खिड़की को देख रही थी। आंखों में सोच थी, पेशानी पे बिल थे। एक दफ़ा भी हनीन को नहीं देखा। वो यासिया से सर चटकती बड़े अब्बा को बाहर ले आई। वेटिंग रूम में सादी कुर्सी पे बैठा था, सर झुकाए अपने हाथों को बाहम मसलता। बड़े अब्बा को आते देखकर वो सीधा हुआ और संजीदगी से उनकी आंखों में देखा। मैंने टेस्ट करवाए थे, अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। किस चीज़ का टेस्ट? हनीन चौंकी। बड़े अब्बा ने भी हैरत से उसे देखा। किडनी डोनर नहीं मिला, डॉक्टर ने कहा है करीबी रिश्तेदारों का गुर्दा ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाई, हनीन का सांस अटक गया। सादी, बड़े अब्बा मुतहिर रह गए, फिर वहशत से आगे हुए। तुम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? डॉक्टर ने कहा है मैं डोनेट कर सकता हूँ, मेरा दिल भी यही कहता है। वो आंखें सुकेड़कर तीखी नज़रों से दादा को देखकर चबा चबा कर कह रहा था। उन्होंने अचंभे से उसे देखा। क्या तुम किसी बात पे खफा हो? इसको छोड़िए, मुझे सिर्फ एक गारंटी दें, अगर मेरा गुर्दा मैच कर गया तो आप जुमर को नहीं बताएंगे कि ये मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, सुमर कभी तुमसे गुर्दा नहीं लेगी, तुम ऐसा नहीं करोगे। वो तड़प गए थे। हनीन व्हील चेयर थामे हनूज शॉक सी खड़ी थी। हनीन, क्या तुम बाहर जाकर सिस्टर हुमैरा से पूछ सकती हो कि रिपोर्ट्स आई या नहीं? वो सर उठाकर सपाट अंदाज में कहने लगा। हनीन ने शल जहन के साथ असबात में सर हिलाया और बाहर निकल गई। सादी ने दोबारा उन्हीं नज़रों से बड़े अब्बा को देखा। इस वक्त उनको किडनी चाहिए, मैं दे रहा हूँ, मगर आप उनको नहीं बताएंगे। और अब्बा को गुस्सा चढ़ने लगा। मैं तुम्हें अव्वल तो ऐसा करने ही नहीं दूंगा, और अगर तुमने ज़िद की तो मैं जुमर को ये बात बता दूंगा। फिर वो सारी ज़िंदगी डायलिसिस करवाती रहेगी मगर तुमसे गुर्दा नहीं लेगी। कोई अपने बच्चों से कुर्बानी मांगता है क्या? सादी ने लब भींचे इस बात में गर्दन हिलाई पीछे होकर बैठा। मुझे मालूम है कि मेरी फ़ीस वहीं देती हैं। बड़े अब्बा को झटका लगा। बेयकीनी से उसे देखने लगे। क्यों? क्या वो नहीं देती? कर दे इनकार। वो बस उसे देख कर रह गया। सदमा सा सदमा था। उसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थी। देती है ना? इकास फिर से जोड़ी। कदर एक गीली आवाज़ में डरते डरते पूछा। बड़े अब्बा ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया। सादी ने नाक से गीली सांस अंदर खींची, सर समझने वाले अंदाज में हिलाया, नमी अंदर उतारी। थैंक यू बड़े अब्बा। अब अगर आपने जुमर को कुछ बताया तो मैं भी उन्हें बता दूंगा कि ये फ़ीस वाली बात आपने मुझे बताई है। वो हक तक रह गए। मैंने कब? अभी बताया है ना। खुद को संभाल कर इत्मीनान भरी बेनियाजी से कहकर वो पीछे को हो गया। वो बिल्कुल हक्का बक्का उसे देख रहे थे। आज लगा सादी बड़ा हो गया, यानी दूसरी ब्लैक मेलर औलाद एक जुमर कम थी क्या? हनीन वापस अंदर आई। नफ़ी में सर हिलाया, कुछ कहने से फ़िलहाल माजूर थी। मुझे पता है मेरा किडनी मैच कर जाएगा, मगर आप दोनों में से कोई जुमर को नहीं बताएगा। वो कतियत से बारी बारी उनका चेहरा देखता तनबीह कर रहा था। और अम्मी? फिर आखिर वो बोली, उनको मैं समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। मगर जुमर को क्या कहेंगे? किसका गुर्दा है ये? बड़े अब्बा का लहजा अब कमज़ोर था। वो कौन सा देख रही हैं, किससे मिला देंगे उन्हें? कहेंगे ये इसका गुर्दा है। ये बात हमेशा नहीं छुपेगी सादी, उसे बताना पड़ेगा। तुम खुद बता दो। वो तो अब तक तुमसे खफा है। अगर मान गई तो पूछेंगी नहीं कि मैं किधर हूँ, मिलने क्यों नहीं आता। बस उन्हें कहिएगा मैं वापस चला गया हूँ। वो सब तय कर चुका था, 2 दिन से यही सोच रहा था। बड़े अब्बा को अफसोस सा लगने लगा। ऐसे वो दिल साफ नहीं करेगी, मैं उसे जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ उन्हें, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। मगर वो गलत था। उसे बता दो सादी, ऑपरेशन के बाद बता देना बेशक। वो अब नेम रजामंद लग रहे थे। ये मेरा टेस्ट है, मैं तीमारदारी करके नंबर बना लूँ या पढ़ाई के बहाने नज़रों से गायब होकर अपना फ़र्ज़ अदा कर लूँ, और अगर बुरा बनता हूँ तो बन जाऊँ, मगर मुझे इस टेस्ट में फ़ेल नहीं होना। तुम मुझसे बात तो करके देखो। नहीं ना, अगर पुप्पो को पता चला कि ये मेरा गुर्दा है तो वो कभी नहीं लेंगी। पुप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मैं उनका भाई भी हूँ, दोस्त भी और बेटा भी। वो मुझे कभी इस तकलीफ़ से नहीं गुजारना चाहेंगी। तो हम पुप्पो को क्या कहेंगे? सोई सोई सी हनीन जैसे जागी, दिमाग काम करने लगा। किसी से मिलवा देंगे, किसी को राज़ी कर लेंगे इस काम पे। ये सादी को मसला नहीं लग रहा था। वो बार बार बेचैनी से घड़ी देखता। उसे रिपोर्ट्स का इंतज़ार था, मगर किससे? सादी ने उकताकर हनीन को देखा। ये बात की बात है। तभी दरवाज़ा हल्का सा बजा। हनीन चौंक कर मुड़ी। चौखट में अलीशा खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, सफ़ेद ट्राउज़र और भूरी शर्ट में। कोहनी पे बैग टंगा था। मैं तुम्हारी आंटी को देखने आई थी, वो नरमी से कहती आगे आई।
भाई, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हनीन ने सादी को देखा, सादी ने हनीन को, फिर दोनों ने अलीशा को देखा। क्या ये मान जाएगी थोड़ी सी अदाकारी पे? दोनों ने दबी दबी आवाज़ में फिक्रों का तबादला किया। अलीशा ने बारी बारी उनके चेहरे देखे। क्या सब ठीक है? ऑफ कोर्स। हनीन का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। जल्दी से एक कुर्सी से चीज़ें हटाई, उसे जगह बना कर दी। सादी उठकर चौखट पे जाकर खड़ा हुआ। निगाहें राहदारी में लगे क्लॉक पे टिकी थी। बड़े अब्बा अपनी सोचों में उलझे थे। अलीशा नज़ाकत से बैठी, घुटने मिलाकर पर्स ज़मीन पे रखा। हनीन साथ वाली कुर्सी पे आगे होकर बेचैन सी बैठी। मुझे तुमसे एक काम है अलीशा, कुछ देर में बताती हूँ। वो भी सादी की नज़रों के ताक़ुब में देख रही थी। ओके। अलीशा ने शाने अचका दिए। अगर किडनी मैच ना किया तो? बड़े अब्बा ने अपनी ही सोच में सवाल किया। तो फिर किसी और को देना पड़ेगा। मगर किसको? वो हनीन से सवाल करके खुद ही खामोश हो गए। हनीन ने नज़रें झुकाकर खुद को देखा, फिर अपने बाजू को। आस्तीन ज़रा तंग था। उसने 2 उंगलियां टच बटन पर रख ली, जैसे उसे खोलकर आस्तीन ऊपर चढ़ाने पर तैयार हो। अंगूठे से बाजू के ऊपर लकीर खींची। कौन सी रग है भला जिससे टेस्ट के लिए खून निकाला जाता है? तुमने बताया नहीं, मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अलीशा मोबाइल पे बटन दबाती पूछ रही थी। हनीन ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा, फिर फीका से मुस्कुराई। वो लॉकेट, उस पे भी तुम्हारे की चेन वाली इबारत दर्ज थी। फारिस के कत्ल की रात जब वो और फारिस अलीशा के कमरे से निकले थे, तब उसने हनीन को जो डिब्बा थमाया था, उसमें से स्याह हीरे की शक्ल का कटा पत्थर जुड़ा लॉकेट निकला था। उसने बहुत दिन बाद खोला। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मगर इसका क्या मतलब हुआ? हमेशा के लिए चूंटियाँ? वो उंगली अभी तक बाजू की रग पे रखे बैठी थी। अलीशा ने आहिस्ता से मोबाइल रखा, उसे देखकर थकान से मुस्कुराई। तुमने मुझसे कोई काम कहना था? हाँ, वो क्या, तुम मेरी आंटी को ये कह सकती हो कि तुम उनको अपनी मर्ज़ी और खुशी से किडनी डोनेट कर रही हो। दरअसल जो रिश्तेदार डोनेट कर रहा है वो उससे लेना नहीं चाह रही, और वो जल्दी जल्दी सारी बात समझाती गई। मगर मैं तो रात की फ़्लाइट से वापस जा रही हूँ। ओह, क्या तुम रुक नहीं सकती? क्या तुम्हारा काम हो गया जिसके लिए तुम आई थी? नहीं, वो तो नहीं हुआ। मैं भी किस उम्मीद पे चली आई? तल्खी से मुस्कुराकर खुद पे अफसोस किया। हनीन बेचैनी से आगे हुई। तुम बस 5 मिनट के लिए आंटी से मिल लो, बाद में हम कह देंगे कि तुम्हें दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। ओके। वो मुतामिल थी, मगर शान ने अचका दिए। हनीन फिर से मुस्तरिब से दरवाजे की सिम देखने लगे। ट्रांसप्लांट पे तो काफ़ी खर्चा आ रहा होगा? अलीशा ने बराए बात पूछा। पता नहीं, वो सब औरंगज़ेब अंकल का सर दर्द है। अलीशा का सांस रुक गया। बिना पलक झपके वो हनीन को देखने लगी। तुम्हारे वही अंकल जिनका तुम बहुत जिक्र करती हो? हाँ। पता नहीं हमारी अक्सर बातों में उनका जिक्र क्यों निकल आता है। ये सवाल सोचने का वक्त ज़हीन हनीन के दिमाग को कभी नहीं मिला था। अब भी कहकर भूल गई। वही इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। मगर क्यों? हैरत ज़दा सी वो बामुश्किल पूछ पाई। हनीन ने शाने अचकाया, अभी तक चौखट को देख रही थी। वो फारिस मामू के बाप की जगह है और पुप्पो मुसलसल फारिस मामू को इस सब का जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो औरंगज़ेब अंकल अपने भांजे की तरफ से मदावा करना चाह रहे हैं। अलीशा से अगला सांस नहीं लिया गया। उसने चेहरा सामने को फेर लिया। थूक निकली, आंखों में आती नमी अंदर उतारी। उनसे किसी ने रकम नहीं मांगी, वो फिर भी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो फारिस के बाप की जगह है। हनीन, कितनी रहम दिली है ना, कितनी रहम दिली है ना? हनीन ने इस बात में सर हिला दिया। अलीशा ज़ख्मी सा मुस्कुराई, सर झुकाकर उंगलियों में पकड़े की चेन को देखा। क्या तुम जानती हो हशरातुल अर्ज़ में सबसे ज़्यादा जहरीला कीड़ा कौन सा होता है? हनीन ने नफ़ी में सर हिलाया। चौखट में खड़ा सादी गर्दन मोड़कर देखने लगा। वो हनीन के साथ बैठी सर झुकाए की चेन पे उंगली फेरती कहे जा रही थी, चूंटी दुनिया का सबसे जहरीला कीड़ा है। इस कीड़े को इंतकाम पे नहीं उकसाना चाहिए, वरना इसके कांटे से ताकतवर इंसान भी मर जाए। पता है, एक दफ़ा किसी ने मुझसे ये बात कही थी कि तुम सारी उम्र चूंटी रहोगी। मुझे वो बात पहले बहुत बुरी लगी, फिर अच्छी लगने लगी, क्योंकि मैं चूंटी हूँ तो हूँ। सब कमज़ोर और बेबस लोग चूंटियों की तरह होते हैं। हनीन बेध्यानी से सुन रही थी। वो खामोश हुई तो वो जल्दी से बोली, क्या तुम मेरी आंटी से मिल लोगी? इतना वक्त होगा ना तुम्हारे पास? अलीशा ने सर उठाया, मुस्कुराकर नम आंखों से उसे देखा। श्योर, मैं इरादा बदल दिया है। मैं कुछ दिन मज़ीद ठहर सकती हूँ, अपना काम भी मुकम्मल कर लूँगी। हनीन का चेहरा फ़रत मुसर्रत से दमकने लगा। उसने खुशी से अलीशा का हाथ दबाया। थैंक यू अलीशा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कितना अजीब इत्तेफाक है ना कि ऐन उस दिन में तुम आई हो जब हम इतने क्राइसिस में थे, मगर तुम हमारे साथ रही।
अलीशा का रंग सफ़ेद पड़ा, हलक में कुछ अटका। वो तो औरंगज़ेब कारदार के इलेक्शन का सुनकर आई थी और वो खुद भी बेखबर थी कि अगर ये इलेक्शन ना होते तो वारिस को शायद मोहलत दे दी जाती। मगर यहाँ के इलेक्शन अमेरिका से बहुत मुख्तलिफ थे और अनीन इस सबको एक इत्तफाक़ी समझ रही थी। हनीन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मगर सादी किसी को आते देखकर फ़ौरन आगे चला गया तो हनीन उम्मीद और खौफ के मिले जुले तासुर से खड़ी हो गई। बाजू की रग पे फिर से दूसरा हाथ रख लिया। फिर कभी सही। अलीशा उसका ध्यान न पाकर ढीली सी वापस बैठ गई। हनीन चौखट तक आई, फिक्रमंदी से सामने देखा। सादी चंद कागज़ खोलकर पढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बाजू पे रखा उसका सफ़ेद हाथ मजबूत होता गया। टच बटन खोल लिया, बस आस्तीन मोड़ना था। पहले ब्लड टेस्ट होता है क्या? उसे इल्म भी नहीं था। सादी ने गहरी सांस लेकर सफ़ात नीचे की और लंबी मुसाफत की थकन से हना का चेहरा देखा, फिर सर इस बात में हिलाया। पॉजिटिव। हनीन का बाजू पे रखा हाथ बेदम सा पहलू में आ गिरा। उसने जर्द रंगत के साथ सर को खम दिया। सादी अब पलटकर तेज़ी से आगे जा रहा था। उसे बहुत से काम करने थे। हर कुर्बानी का एक वक्त होता है और उस वक्त की एक एक्सपायरी डेट भी होती है। ये थी इसकी 12वीं एपिसोड और 7वें बाब का फर्स्ट पार्ट। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस नावल को एंजॉय किया होगा। और जैसा कि आप लोग देख ही चुके हो कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, और मैं आप लोगों से एक्सक्यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं जल्दी में, मतलब एक तरह से कह लें, मैंने ध्यान दिए बगैर अलीसा को अलीशा पढ़ना शुरू कर दिया। आई नो, मैं पहले जब मैंने एपिसोड प्रोवाइड की थी स्टार्टिंग में तो मैंने इसको अलीसा ही बोला था, लेकिन अब मैंने गौर ही नहीं किया। इतने दिनों के गैप के बाद मेरे माइंड से ही निकल गया कि इसका नाम अलीसा है, अलीशा नहीं है। वो पढ़ते हुए पता भी नहीं चलता ना, शीन और से का वो करना पड़ता है। तो वो बाद में जब मुझे ध्यान आया तो फिर मैंने उसको अलीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसमें ऐसी कोई नहीं बात नहीं थी कि मुझे पता नहीं चल रहा था। आप लोग जानते हो, आप लोग पहली एपिसोड सुन ही रहे हो कि मैंने इसका नाम अलीसा ही लिया था। तो समटाइम्स ऐसे हो जाता है। मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माइंड करते हो, तो आई थॉट कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि मुझे भी इस चीज़ का पता है कि मुझसे ऐसा हुआ है। तो होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ और मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इस नावल को स्किप करूँ, छोड़ूँ या कुछ करूँ। तो बस मुझे ये होता है कि मुझे थोड़ा काफ़ी टाइम देना पड़ता है इसको, क्योंकि ये लेंथी नावल है और थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो अपना ढेर सारा आप लोग ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।